जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। आज की कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि रोज नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किया था, 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए ताकि आपको सारे आइडियाज़ हो जाएं कि हम लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। चलो बिना देर किए आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करके, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, तो इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है कि द वर्टिसेस ए एंड डी ऑफ स्क्वायर ABCD लाइन ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इफ द वर्टेक्स C इज द पॉइंट 12,17 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स BR, है ना। समझिएगा बात को। x एंड y एक्सिस पहले ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। एक हमको स्क्वायर लेना है यानी वर्ग लेना है। वो वर्ग ऐसा होना चाहिए कि उसका ए कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर हो और डी कोऑर्डिनेट उसका y एक्सिस पर हो। तो ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ग है, ठीक है। अगर वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं समान होंगी आपस में, मतलब अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसने c वाला कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 12,17 दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है इस वाले पॉइंट का, बी वाले का कोऑर्डिनेट। मान लो इसको h, k, एच और के की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, समझो। एक काम करते हैं, यहां से एक लंब डाल देते हैं यहां पर, इसको नाम दे दिया f का, और यहां से एक लंब डाल देते हैं यहां पर, इसको नाम दे दिया e, है ना। CE लंब है y अक्ष पर और BF लंब है x अक्ष पर, ठीक है। चलिए, ये भी 90 है, तो 90 के सामने की भुजा ये हो गई, ये कर्ण हो गई, इसके सामने की भुजा ये हो गई, कर्ण हो गई, इसके सामने की भुजा ये हो गई, कर्ण हो गई, ठीक है। अब देखो, यहां पर जो कोण होगा थीटा जो बनेगा वही कोण यहां भी बनेगा और वही कोण यहां भी बनेगा, ठीक है। तो किसी तरीके से अगर हम ये वाला साइड निकाल लेते हैं, इतना निकालना है, ED निकाल लें, तो वही ED इसके बराबर होगा और वही ED इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, देखिए। C वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12,17। इसका मतलब यह है कि C वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया होगा, मूल बिंदु से आप 12 चले होंगे x अक्ष में और फिर 17 चले होंगे y अक्ष में। इसका मतलब है कि ये है कि ये जो x अक्ष की दूरी है वो कितनी है, 12 है, और जो y अक्ष की दूरी है यानी ये पूरा, ये कितना है, ये 17 है। बात समझ में आई? हमें इतना ये मिल गया है, ये मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुल मिला के एक काम ये करना होगा, ये काम ये करना होगा, हम किसी तरीके से इस वाले को, इस वाले को, इस वाले, इन तीनों त्रिभुजों को अगर एक जैसा दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो। अगर हम यहां से cos थीटा ले लें, क्या ले लें, cos थीटा ले लें, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो भाई, ये 90 है तो ये कर्ण हो गया, ये थीटा है तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन बचा, ये है ना, 12 बटे कितना, कर्ण a। तो यहां से अगर आप निकालो तो a cos थीटा बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहां पर निकालोगे cos थीटा, अगर यहां पर निकालते हो cos थीटा, समझो बात को। अच्छा, इसको 12 बटे a लिखने से पहले एक चीज और कर सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या, CE बटे में क्या, DC, ठीक है। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो CE है वो DC cos थीटा है और DC की वैल्यू a है तो a cos थीटा है। a cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, CE के, और यही क्या है, यही आपका 12 है भाई। CE का मान कितना है, 12 है। अब अगर इस ट्रायंगल में देखें, अभी तक इस ट्रायंगल में काम कर रहे थे, अगर इसमें देखें तो समझिएगा, अगर मैं cos थीटा यहां लेता हूं तो cos थीटा यहां लूंगा तो ये तो लंब हो गया, है ना, ये कर्ण हो गया, ये आधार होगा, तो क्या होगा, OD अपॉन में कितना, AD, भाई आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां से अगर मैं OD निकालूंगा तो क्या आएगा, AD cos थीटा, और AD की वैल्यू कितनी है, a, तो a cos थीटा। इसका मतलब OD की वैल्यू a cos थीटा के बराबर, और a cos थीटा किसके बराबर, 12 के, तो ये भी 12 हो गया। इसका मतलब ये कि अगर ये 12 है
तो ए भी 12 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पर आओगे तो अब इसको निकालने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये वाला साइड, ये वाला त्रिभुज एक जैसा था, है ना। ये कर्ण इसका ए है, इसका भी कर्ण ए है, इसका भी तो कर्ण ए है। ठीक है, ये थीटा जितना होगा उतना ही ये थीटा, उतना ही ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी। तो अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं एक जैसी हैं तो तीसरी भी बराबर होगी। ठीक है, तो देखो भाई, ये तो बात हो गई। तो अगर यहां से यहां तक पूरा 17 है और ये 12 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। और जितना ये होगा, इस थीटा के सामने की भुजा कितनी आई, 5 आई, तो इस थीटा के सामने की कितनी आएगी, 5 आएगी। और इस थीटा के सामने की भी कितनी आएगी, 5 आएगी। काम हो चुका है, ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से बहुत ही आराम से बता सकते हैं एच की वैल्यू क्या होगी। एच की वैल्यू भाई, एच का मतलब क्या है, एक्स अक्ष में कितना चले, तो यहां से लेकर यहां तक चले हो, इसका मतलब एच का मान कितना होगा, ओ ए प्लस में ए एफ। इसका मतलब क्या, 5 + 12 यानी कि 17। एच का मान आ गया 17। वाई में कितना चले हो, तो वाई मतलब के, है ना, के की वैल्यू कितनी, कि वाई में कितना चले हो, तो यही तो चले हो। और ये कितना है, 5 है। के बराबर कितना, बी एफ, यानी कि 5। एच कामा के का जो कोऑर्डिनेट आया है वो आया 17,5। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस थोड़ा समझने वाली बात थी, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी इसमें कोई दम नहीं था। ठीक है, चलिए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है कि द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल इज 2,7 एंड 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 4,8 एंड -2,6, देन थर्ड वर्टेक्स इज, है ना। आपको तीसरा वर्टेक्स बताना है, नहीं तीसरी जो इसका शीर्ष है वो बताना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, मान लो ए का कोऑर्डिनेट है 4,8, बी का है -2,6 और सी का मान लो x, y है। ठीक है, x, y है। इसने कहा है कि इसका सेंट्राइड जो है वो 2,7 है, यानी कि इसका जो सेंट्राइड है वो कितना है, 2,7 है, मतलब इसका केंद्रक जो है वो 2,7 है। तो मैंने आपको बताया था सेंट्राइड निकालने के लिए क्या करना होता है, x बराबर x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इक्वल टू कितना, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, यही तो करना होता है। तो देखो भाई, x का मान इसने दे रखा है कितना, 2, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम h k मान लेते हैं, ये हमारे लिए सुविधा रहेगा, क्योंकि फार्मूले में x और y है। तो x का मान दे रखा है इसने कितना, ये आपका x है, ये आपका कितना है, y है। ठीक है, x का मान इसने 2 दे रखा है, y का मान इसने 7 दे रखा है। ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया आपका x3 और ये हो गया आपका y3। यही तो, बस फार्मूले में रख दो, आंसर आ गया। x का मान 2 है तो यहाँ पर रख दिया 2 बराबर x1 कितना है, 4 है, x2 कितना है, -2 है, प्लस x3 कितना है, h है, डिवाइडेड बाई कितना, 3। 4 में से 2 निकल गया, 2 और 3 दूना 6, यानी कि ये आ गया 6 बराबर 2 + 4, यानी कि h का मान आ चुका है 4। ठीक है, h का मान आ चुका है 4। ओके, अब आपका y निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी है, 7 = y1 कितना है, 8 है, प्लस y2 कितना है, 6 है, प्लस y3 कितना है, k है, डिवाइडेड बाई कितना, 3। 8 6 14, 7 3 21, है ना। तो 21 बराबर 14 प्लस k, यहाँ से k निकालोगे तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर आएगा 14 और 7, है ना, ये आएगा आपका 7। इसका मतलब कि आपका तीसरा जो कोऑर्डिनेट था h, k वो मिल चुका है, वो कितना है, 4,7 है। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑप्शन के बारे में नहीं बात किया था, तो इसके पहले वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ये टाइम नहीं लगता, तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगता है, बाकी अगर आपके दिमाग में फार्मूला है तो आप बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बी 2,1 5,2 एंड 3,4 देन इट्स सर्कम सेंटर इज। सर्कम सेंटर निकालना है, सर्कम सेंटर मतलब परिकेंद्र, है ना। तो मान लो ए बी सी है, ये आपका हो गया 2,1
ये हो गया आपका 5, 2 एंड ये आपका हो गया 3, 4। ठीक है, तो सरकमसेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। ये पॉइंट आपका O होगा। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होता है ना। इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है, दूसरा लेक्चर देखा है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, OA निकाल लेते हैं, OA। अच्छा, O का कोऑर्डिनेट, वो का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो OA निकाल लीजिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, नीचे लिखता हूँ थोड़ा ताकि सब आ जाए, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर बराबर OB निकाल लीजिए, OB, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे OC निकाल लीजिए, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब भाई ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो एक बार इसको लेकर आप ट्राई कर लीजिए, एक इक्वेशन आएगा, और एक बार इसको लेकर आप ट्राई कर लीजिए, एक इक्वेशन आएगा, या फिर इसको लेकर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्व। हमने कहा कि हम इन दोनों को ले रहे हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 - 2y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 - 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y। ठीक है, कुछ कैंसिल होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 4 और 1 5 हो गया, तो -4x - 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी 0 कह रहा हूँ, अभी उधर तो काम बाकी है ना। इधर देखो, 25 और 4 29, 10x - 4y। ठीक है, इनको अरेंज करते हैं, तो इस x को इधर लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 6x होगा, ये इधर आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 2y हो गया, और ये 25 उधर, 5 उधर जाएगा, तो 29 में से 5 निकल गया, तो 24 आ जाएगा। आप चाहो तो 2 कॉमन कर सकते हो, तो 2 3 6 प्लस y बराबर 12। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अभी दूसरे के लिए क्या करना है, इसको ले लो। ठीक है, तो ले लेते हैं, यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y इक्वल टू, इधर वाले को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस यहाँ लिखता हूँ नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 - 8y। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 25 और 4 29 माइनस 10x माइनस 4y इक्वल टू 16 और 9 25 माइनस 6x माइनस 8y। ठीक है, एक तरफ करोगे तो इसको उधर ले जाते हैं, 10 में से 6 निकल गया 4x, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस 4y, और इसको उधर ले जाओगे तो -4 इक्वल टू कितना 0। आप चाहो तो 4 को कॉमन कर लो, 4 को कॉमन करो तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू कितना 1। ठीक है, ये आप आ गया इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इन दोनों को आप जोड़ दो, 1 और 2 को, 1 + 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x एंड 1x यानी 4x इक्वल टू कितना, 12 में 1 जुड़ा तो 13, तो x की वैल्यू आ गई 13/4। x आ गया, y भी निकाल लेते हो तो यहाँ भी x रख दोगे तो 13/4 -1 बराबर y। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना 9/4। तो आपको x, y मिल चुका है, x, y मिल चुका है कितना 13/4, 9/4। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि भाई इतना लंबा करेंगे, इतना टाइम लगेगा। भैया इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पूरा थोड़ी करेंगे यार, एग्जाम में ऐसे थोड़ी करोगे। अगर ये मजदूरी करने लगे तो फिर हमारा काम हो गया।
इसमें कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि कैसे आएगा कैसे करना है, लेकिन कैलकुलेशन में भी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन पे जा सकते थे। जैसे हमने इन दोनों को लिया और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई इन दोनों को लेने के बाद अगर हमको एक समीकरण ये मिला है तो हम ऑप्शन से उठा के इसमें चेक कर लेते, जो भी हमारा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता वही हमारा आंसर हो जाता। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इतना भी ना करें, यहीं पर हम ला के रख दें, यहीं पर अगर हम ऑप्शन अपना रख के चेक कर लें और तीनों इक्वल आ जाए तो ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न तो ये है, लेकिन एग्जाम में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं, मतलब ऑप्शन से उठा के चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 0,3 -3,0 एंड 3,0 द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र निकालना है। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे, मान लो ये ABC है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो -3,0 है, इसका 3,0 है और इसका 0,3 है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, ऑर्थो सेंटर के लिए हमने आपसे बताया था कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशन लग सकता है। पहला चीज़ मैंने आपको एक लाइन लिखवाया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिस पॉइंट पर भाई जो कोण 90 अंश का बन रहा है वही पॉइंट उसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो त्रिभुज हमने ABC लिया है क्या ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो ऑर्थो सेंटर निकाला बहुत ही आसान है। अगर ये वाला कोण 90 होगा तो यही इसका ऑर्थो सेंटर होगा, ये वाला कोण 90 होगा तो ये ऑर्थो सेंटर होगा, ये 90 होगा तो ये ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, तो समकोण दिखाने के लिए क्या करना है, तीनों भुजाएं निकाल लो। तो पहले AC निकाल लेते हैं। AC बराबर क्या होगा, रूट में 0 में से -3 निकालोगे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, 9 9 18 लिख लेता हूँ पहले, 9 9 18, तो रूट में 18 आ गया। ठीक है, यहाँ AB निकाल लो, -3 में से 3 निकालोगे तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, यानी कि ये आ गया आपका 6। ऐसे निकाल लो BC निकाल लो, BC तो 0 में से 3 निकलेगा तो -3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, ये आ गया आपका 18। ठीक है, अब आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि अगर हम AC का स्क्वायर करें और BC का स्क्वायर करें, यानी AC का अगर मैं स्क्वायर करूं प्लस BC का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये बराबर आएगा किसके, ये बराबर आएगा AB के स्क्वायर के। यानी कि AB स्क्वायर जो आपका है वो क्या है, AB जो है क्या है, कर्ण है। लंब स्क्वायर घनाधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो अगर AB कर्ण है, इसका मतलब ये वाला कर्ण है, तो इसके ठीक सामने का जो कोण होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। भाई 90 के सामने वाला ही तो कर्ण होता है, तो अगर ये कर्ण है तो ये 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ऑर्थो सेंटर ये होगा, इसका क्या होगा 0,3। तो बस हमारा आंसर मिल चुका है, ऑर्थो सेंटर क्या आया 0,3। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर C है ये करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है कि इफ द सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल आर 3,3 एंड 6,2 देन द ऑर्थो सेंटर इज। तो इसमें सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर का क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया गया है, आपको ऑर्थो सेंटर का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, मैंने कहा था कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को क्या करता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है, यानी कि 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है, सेंट्रोइड दिया है 3,3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 3,3 है, और जो सर्कम सेंटर है वो 6,2 है। हमें ये निकालना है। तो मान लो इसको x, y। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन फार्मूला आराम से लगा सकते हो आप। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला लगाते समय क्या करते हैं भाई, ये बीच वाला पॉइंट है तो 3 बराबर किसके होगा, 2 × 6 प्लस 1 × x बटे में कितना, 2 1 3। ये तो होता है। तो सेक्शन फार्मूले में क्या करते हैं, m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये किसके बराबर होता है, ये यहां पर हम लोग x, y लेते हैं तब ये x के बराबर होता है। इसकी वैल्यू उसने ऑलरेडी 3 दे दी है तो यहां 3 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, 3 3 9, 9 बराबर 12 प्लस x, यहां से आपको x मिल गया -3, क्योंकि 12 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही y के लिए कर लो, तो 3 = क्या होगा,
2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 यानी 3। तो यहां से करोगे 3 3 9 बराबर 4 प्लस वाई, तो यहां से आ गया y इक्वल टू कितना 5। तो आपका जो ऑर्थो सेंटर मिला x कामा वाई वो कितना मिल गया -3,5। तो देख लेते हैं -3,5 यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और ये आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, उसका एरिया निकालना है, जबकि उसके वर्टिसेस यानी कि शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लो कि ये दिया है a कामा बी प्लस सी, और ये दिया है b कामा सी प्लस ए, ये दिया है आपको c कामा ए प्लस बी। तो हमें इस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको सिखाया है, क्या करोगे 1/2 लगाओगे, डिटरमिनेंट वाला मेथड लगा रहा हूँ। ठीक है, ए बी सी, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं ए बी सी, फिर वाई वाले को लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, और लास्ट में 1 1 1 कर देते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करो, यहाँ पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, C2 को चेंज कर लेते हैं C1 प्लस C2 से। हमने क्या किया, हमने इसको बदला कैसे, इसमें इसको जोड़ के, तो आपके सामने ये आ जाएगा। इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये आंसर बिल्कुल बिना पेन चलाए आप दे सकते हो। ठीक है, देखो ए बी सी जोड़ोगे तो ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में 1 1 1। ठीक है, ये देखो C2 के सारे एलिमेंट कॉमन है, तो इक्वल है, तो इनको कॉमन कर सकते हो। कॉमन करोगे तो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बाहर हो गया, ये हो गया ए बी सी, ये 1 1 1 1 1 1। किसी भी डिटरमिनेंट की अगर 2 कॉलम या 2 रोज के एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यानी इसके C2 और C3 ये दोनों कॉलम जो है वो क्या है, इक्वल हैं, तो इसका मान हो जाएगा 0। अगर 0 हो गया तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आया 0। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, ये तो आपका आंसर हो गया कि इसका एरिया क्या है 0 है। लेकिन इसके आगे भी अगर हम समझें कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट है ना वो अलग अलग नहीं है, एक ही लाइन में है, क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी दे देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो इंपॉर्टेंट थे, है ना, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले पोर्शन से आते हैं। अभी आपका स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और बाकी कॉनिक सेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, फिलहाल हम लोग केवल बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं आप। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही रोज़ आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।